नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं पहली बात कि भूटान के साथ में अभी रिसेंटली हम लोगों ने 7 पॉइंट्स एग्रीमेंट साइन किए हैं। ना केवल हम लोग ये समझेंगे कि भूटान के साथ में ये 7 पॉइंट्स एग्रीमेंट क्या थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि भूटान और इंडिया के बीच के रिलेशंस का एक छोटा सा आइडिया लेंगे। ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में जिससे किसी एक नॉर्मल आदमी को भी ये सभी बातें समझ में आए उसी भाषा में आपको समझाया जाएगा। मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे। ये एग्जाम्स ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये वाले एग्जाम्स आई हैव क्लियर्ड दीज एग्जाम्स, और इसके इतनी बार मैं एसएसबी में दे चुका हूँ ऑलरेडी। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट आई हैव टॉट इन माय लाइफ। और आप लोग नॉर्थ इंडिया के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का अगर आप लोग नाम लेते हो उसमें 90% चांस है कि मैं पढ़ा चुका हूँगा। ठीक है, तो अब आप लोग बेटा मुझे फॉलो कर सकते हो वाईफाई डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। और आप लोग अगर आइकॉनिक प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को मिलता है डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। लाइव क्लासेस लेने से ना केवल आपको बेटा पर्सनल गाइडेंस में हेल्प मिलती है, बल्कि आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिलता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स बेटा आपका जैसे टेस्ट एनालिसिस हो गया, आपका कौन सी चीज पहले चलनी है कौन सी चीज बाद में, ये हो गया। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ स्टडी मटेरियल एंड वीकली टेस्ट हेल्प करते हैं आपको अपनी स्टडी प्लान करने में। ठीक, अब आपका जो 12 महीने का जो कोर्स है वो आपका 807 रुपए का है पर मंथ, और 587 का बेटा 24 मंथ्स का है। लेकिन अगर आप लोग 12 महीने का 726 पर मंथ और 24 महीने का बेटा 528 पर मंथ में चाहते हैं तो यू पीपल हैव टू यूज माई कोड ANP सर। और जैसे ही आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे इस वाली जगह पे तो आपको, आप लोगों को बकायदा ये मिल जाएगा, ये आपको एक संतुष्टि हो जाएगी, ये आपको एक चीज पता चल जाएगी कि आपको डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करने के लिए जा रहे हैं भूटान के साथ में। हम लोगों ने एक मीटिंग रखी, एक 7 पॉइंट एग्रीमेंट किया, और ये वाला 7 पॉइंट एग्रीमेंट क्या है, शुरुआती चर्चा इस पे होगी। इस चर्चा के बाद में हम लोग जाएंगे कि इससे पहले भी क्या कोई एग्रीमेंट हम लोगों ने किया था जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो और बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए जानना भी जरूरी हो, और उस एग्रीमेंट के अंदर में क्या हुआ था। भूटान हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा एक छोटा सा नेशन है जो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इतना ज्यादा लगा हुआ है, और हिमालय उसकी प्रोटेक्शन करता है देखा जाए ऊपर चाइना से, तो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भूटान का मुद्दा क्यों हो जाता है। दूसरी बात है इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप है वो किस हद तक है, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, क्या चीजें हैं इसके अंदर में क्या चीजें नहीं है, इन सभी पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और हाइड्रो पावर की भी अगर हम लोग बात करें तो फिर क्यों है ऐसा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कि जो कॉमर्स है, ये जो मीटिंग हुई है आपकी वो कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग है। यहाँ पे मोदी जी जो हैं ये पिक आपको बस केवल शो ऑफ के लिए लगाई गई है ना। तो ये आपकी इंडिया और भूटान के बीच में होती है जिसमें कि ट्रांजिट और ट्रेड इश्यूज के ऊपर में चर्चा की जाती है। इसके बाद में जो इंडियन डेलीगेशंस होते हैं उसमें श्री BVR सुब्रमण्यम, उसके बाद में आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं, और इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं, ये सभी सेक्रेटरी भी वहां पे जाते हैं। भूटानी डेलीगेशंस में से HE दासो आते हैं, कर्मा शेरिंग आते हैं, और आपके मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो रॉयल गवर्नेंस ऑफ भूटान के हैं, और ये दोनों आपके आते हैं। तो इन चारों के बीच में ये वाली मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के अंदर में हमारे ये 7 पॉइंट्स निकल के आते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल आराम से मैं बताऊंगा, बिल्कुल इत्मीनान से मैं बताऊंगा, और मैं आपको यह भी बताता हुआ चलूंगा कि इन पॉइंट्स का अपना रेलिवेंस क्या है आपके मॉडर्न समाज के अंदर में। तो पहला पॉइंट है कि नागरकटा लैंड कस्टम जो स्टेशन है वो कमोडिटी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर से हट जाएगा, यानी कि कौन सा आप कमोडिटी ले जा रहे हो कौन सा आप लेके आ रहे हो, इस तरीके के जो रिस्ट्रिक्शंस जो दो नेशन आपस में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मानिए कि एक मैं हूं और एक आप है, हम दोनों के पास में थोड़ा थोड़ा लैंड है, तो लैंड का कुछ ही हिस्सा आपस में जुड़ा होगा, पूरा लैंड जुड़ा होना पॉसिबल नहीं होता है हर तरफ से। कुछ हिस्से में से हम लोग कुछ एक पॉइंट्स बनाते हैं जिससे हम नजर रख सके कि आपका जो माल आ रहा है वो किधर से आ रहा है, क्या आप गलत माल तो आप नहीं भेज रहे हो। तो उन पॉइंट्स के ऊपर में कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कमोडिटीज को लेके कि आप मेरे यहां फल भेज सकते हो, सब्जियां भेज सकते हो,
और मशीनरी भेज सकते हो, लेकिन आप न्यूक्लियर वेस्ट नहीं भेज सकते। ये इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हालांकि न्यूक्लियर वेस्ट कोई नहीं भेजने जा रहा है, इट्स एन एथिकल थिंग, बट जो एक कमोडिटीज होती है, आलू है, प्याज है, उन सब चीजों के ऊपर से इन्हीं को बेटा कमोडिटीज में आपका गिना जाता है। तो इनके ऊपर से बेटा रिस्ट्रिक्शन हट चुका है कि आप क्या भेज सकते हैं, क्या नहीं भेज सकते। ये एक तरीके का ट्रस्ट दिखाने का तरीका होता है जब भी हम लोग फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगरतला के ऊपर में जो लैंड कस्टम था, वो आपका लैंड कस्टम स्टेशन को एस्टैब्लिश किया गया है एज एन एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो लैंड कस्टम स्टेशन को एस्टैब्लिश करने के पीछे की जो मुख्य वजह होती है, एक मिनट के लिए रुकिएगा, ये पता नहीं है क्यों ये इधर ये चला गया। लैंड कस्टम स्टेशन को जो बेटा आपके लगाने की जो वजह होती है वो ये होती है कि आपको एक आइडिया रहे आपने क्या किया है और क्या नहीं भेजा है, किस तरीके से आपने किया है, किस तरीके से आपने नहीं भेजा है, और उसके क्या रिपरकशंस हमारे मॉडर्न समाज के अंदर में आ सकते हैं। इन सभी बातों के ऊपर में कि आप ड्यूटी आप उठा के देख सको आपको किसकी मिली है, किसकी नहीं मिली है। ठीक है, तो ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है। अब इसके बाद में इसने कहा है कि जो पांडु पोर्ट है गुवाहाटी का, वहां पे भी आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो सब्जेक्ट है आपका बॉर्डर कंट्रोल के अंदर में और जो डुबरी में आपका एग्जिस्ट करता है पांडु पोर्ट। तो यहां पे बेटा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी आपके स्टैब्लिश किए गए हैं कि यहां से भी आप अंदर और बाहर आप जा सकते हैं। इसके बाद में जोगी घोपा पोर्ट को एज एन एंट्री और एग्जिट पॉइंट किया है, जो आपका बॉर्डर कंट्रोल में आता है डुबरी के। तो यहां भी आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मतलब आवागमन के पॉइंट्स। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का क्या मतलब है, आप आ सकते हो, आप जा सकते हो। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, तो यहां पर भी बेटा एस्टैब्लिश किया है। फिर इसने कहा एशियन हाईवे 48 कनेक्टिंग तोरशा टी गार्डन इन इंडिया, और उसके बाद में आपका अलय इन भूटान एज एन एडिशनल रूट करस्पॉन्डिंग टू द लैंड कस्टम स्टेशन इन चायगांव। तो यहां पे इन्होंने बेटा क्या किया है कि अलय जो भूटान के अंदर में है और एशियन हाईवे जो 48 तोरशा टी गार्डन को आपका कनेक्ट करता है इंडिया में, वहां पे इन्होंने बेटा रूट एस्टैब्लिश किया है लैंड कस्टम स्टेशन के लिए। ठीक है, लैंड कस्टम स्टेशन के लिए, और जगह का नाम क्या है, जायगौन। तो इस जगह का नाम आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे आप लोग बहुत याद रखेंगे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन अश्योर यू दैट कि आपसे एग्जाम में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे आप लोगों का बेटा मान लीजिए सीडीएस का एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो, तो सीडीएस में ये वाला नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, मैं बताता हूं थोड़ा। क्योंकि ये जो न्यूज है आपकी, ये लास्ट के 10 दिनों की, और सीडीएस आपका करंट अफेयर्स के नाम पे जो भी पूछता है वो आपका बेटा अभी से, मतलब आपका पेपर तो है अब कल, लेकिन आपका अभी से अगर मैं एनालिसिस अगर मैं करूं तो अभी से 1 महीने पहले की करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा काम के नहीं रह जाते हैं। यूपीएससी हाँ ऐसा है कि कभी कभार ये उठा के आपके करंट अफेयर्स इंसर्ट कर देता है पेपर से 20 दिन पहले के भी, लेकिन 20 दिनों का भी कोई वो नहीं होता। तो 1 महीना एट एन एवरेज माना जाता है, और एक आध क्वेश्चन हमें ऐसा अगर देखने को मिलता है तो उसके पीछे आपको पगलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है लास्ट 6 मंथ्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इन्होंने जो ना कमार वीसा में भी इन्होंने बेटा एंट्री और एग्जिट पॉइंट किया है, और बिरपारा में भी इन्होंने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स किए हैं। यानी कि बहुत सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर ही अगर मैं बात करूं इस एग्रीमेंट की, तो ये भी बेटा आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, ये भी आपका एंट्री एग्जिट, ये भी आपका एंट्री एग्जिट, ये भी आपका एंट्री एग्जिट, ये भी आपका एंट्री एग्जिट। केवल हमें 2 चीजें हमें याद रखनी है। पहली है कि नागरकटा लैंड कस्टम स्टेशन ने आपका विदाउट कमोडिटी रिस्ट्रिक्शन के इस चीज को पास किया है, जो पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट यह है कि जो टी गार्डन है तोरशा का और अलय जो भूटान है, उन्होंने बेटा मिलके आपका करस्पॉन्डिंग कस्टम स्टेशन के लिए लैंड अलॉट किया है। ये 2 चीजें हैं, बाकी सभी बेटा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन अब इधर पे कैसा आ सकता है कि आपको यहां पे ये पांडु पोर्ट पे आपका कौन कौन से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपके पास हुए हैं। पहला ऑप्शन है पांडु पोर्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका डुबरी के पास, मतलब कि दूसरा ऑप्शन है आपका जोगी घोपा पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका कमार दीसा पोर्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका बिरपारा। तो इनमें से ये चारों तो बेटा मैंने सही ऑप्शन मैंने बोल दिया। मान लो इनकी जगह पे किसी ने कहा शिलोंग पास, तो अब वो मेरा गलत हो जाएगा।
रोहतांग के आसपास का वो अब मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अब इंडिया के अंदर में लाई करता है, वो इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। अब यही ये 5 ये जो मैंने बनाए हैं, रुको, ये जो मैंने पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो 5 ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, ये ना केवल आपको बेटा जानना याद रखना, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको बेटा। एक पेज के ऊपर में ये 5 एंट्री एग्जिट पॉइंट लिखने हैं और ये 2 को बेटा पॉइंट में अलग लिख लेना है। हो गया आपका, हो गया आपका, आपने लिख लिया। आपको जितनी चीजें याद रखनी है, ऑड वन आउट में भी इसको पूछा जा सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये कहा था कि इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये जो है आपका प्रोटोकॉल 2016 में जो इंडिया और भूटान के बीच में हुआ था, उसके अंदर में अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमें समय अनुसार लगती है कि यार उस समय ये वाली चीज हम नहीं सोच पाए थे, तो इंडिया भूटान पैक्ट जो आपका हुआ था 2016 में, उसी में ही कुछ एक संशोधन कर देना और दोनों साइड के आके सेक्रेटरी मिलके आपस में एक सामंजस्य बैठा लेते हैं। उसके बाद में 2014 से अगर हम देखें तो इंडिया और भूटान के बीच का जो ट्रेड था वो आपका डबल हो चुका है, जो 484 मिलियन से होके बढ़ के आपका 1083 मिलियन यूएस डॉलर्स पे पहुंच चुका है। यानी कि भूटान के साथ में हमारे रिश्ते बेटा बहुत अच्छे जा रहे हैं। किन्हीं भी 2 देशों के बीच में जितना स्ट्रांग ट्रेड रिलेशंस होते हैं आज की दुनिया में, उतना ही स्ट्रांग वहां पे फॉरेन रिलेशंस को भी बैठाना होता है। अब हम लोग अगर बेटा थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो मैंने बैकग्राउंड में मैंने रखा था ये बेटा, ये आपका भूटान का एरिया है, ठीक है। और मैं इंडिया के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये बेटा ये नीचे वाला ये वाला बेटा बांग्लादेश का एरिया है। अब मैं इंडिया के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं तो भूटान का एरिया ना केवल आपका बेटा चिकन स्नैक पे आपका स्थित है, बल्कि यहां पे आपके बेटा जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको चाइना कॉन्टिन्यूअसली काट देना चाहता है, उस पार्ट पे भी भूटान अच्छे से जवाब देने में सक्षम है। यही एक वजह है कि इंडिया को अपने रिलेशंस भूटान के साथ में अच्छे रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और इवन भूटान की भी साइड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं वास्तविकता जो मैं कहूं, भूटान की भी साइड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। चलो, इंडिया और भूटान 1910 से मतलब चाइना को लेके, एक तो इनके बीच में देखो यार, भूटान भी चाइना को लेके थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता है, इंडिया भी बेटा चाइना को लेके उखड़ा उखड़ा रहता है। और 1910 से भूटान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफी आपके जिसे कहा जाए बहुत ही स्टेबल ग्राउंड पे हैं। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो, खैर वो ये सब तो यहां पे नहीं लिखा है, इसके पीछे की बेटा मुख्य वजह जो है वो भूटान के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्टेबल है, ठीक है। और भूटान की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे जैसे ही खतरा आएगा तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सीधे सीधे उठा के कोई चिकन नेक्स के थ्रू में काट देगा। और ये काम कौन करना चाहता है? चाइना। चाइना इसीलिए आपका 6 फिंगर स्ट्रेटजी के ऊपर में अपने आर्मी का एलोकेशन करता है और अपनी आर्मी को सब्सिडाइज करता है। और ये दोनों चीजें जैसे ही आपके होंगी, वैसे ही इंडिया जैसा हमें नजर आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे कट चुका होगा, और वहां के लोग भी कितना प्रोटेस्ट करेंगे या फिर उसी में समा जाएंगे ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भूटान यहां पे इस तरीके का रोल प्ले करता है जो इंडिया को कभी ऐसी सिचुएशन में ये परमिशन दे दे कि इंडियंस अपने सोल्जर्स को भूटान में डिप्लॉय कर दें और वहां से चाइना से फाइट कर लें। तो इस सिचुएशन में उस लैंड पे हमारा भी आधिपत्य कायम रहे, इसके लिए भूटान के साथ में हमारे रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया बेटा डिफेंस का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग हाइड्रो पावर के ऊपर में। हालांकि ये सभी पॉइंट्स के ऊपर में चर्चा हुई है कि नहीं हुई है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ठीक है। कि इंडिया को जब आपका इंडिपेंडेंस मिलती है तो भूटान ही पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने इंडिया को एज अ राष्ट्र माना था कि हाँ ठीक है इंडिया एज अ राष्ट्र है। जैसे तालिबान है, नहीं मान रहे हैं लोग कि नहीं तालिबान आप गवर्नमेंट नहीं हो, तालिबान को वो लोग अफगानिस्तान वो गवर्नमेंट वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं आप गवर्नमेंट ही नहीं हो, आप नहीं चला सकते हो, हम आपको राष्ट्र का दर्जा नहीं देंगे कि आप यूएन में बैठवा के, आप इधर बैठवा के। और इन सबको फंड्स चाहिए होते हैं, और फंड्स कहां से आते हैं? तो उसके लिए ये सब आपके एपरेटस की तरीके से यूज होता है, आपके जो देश होते हैं उनको डिमीन करने के लिए।
ठीक है, तो इंडिया को सबसे पहले आपका भूटान ने ही रिकॉग्नाइज किया था, यहाँ पे रिकॉग्निशन ये लिखा हुआ है, और तब से रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। हम लोगों ने बेटा इंडो भूटान ट्रिटी पीस फ्रेंडशिप 1949 सॉरी, ठीक है, 1949 में भी हम लोगों ने बेटा साइन की थी, जिसके अंतर्गत में हमें यह बताया गया था कि जो दो नेशन है, एक भूटान हो गया एक इंडिया, इनके बीच में ना केवल कॉमर्स, ट्रेड, परपेचुअल आपका पीस हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीस हो गया, नोशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो गया, इन सब चीजों को हम लोग एक अच्छी सतह पे ले जाएंगे, बल्कि यार ये मुझे सबसे खराब चीज लगती है कि मतलब कुछ छू भी नहीं रहे हो, पता नहीं है क्यों हो जाता है इधर। हम्म, हाँ, तो ना केवल हम अपने रिलेशंस को अच्छे से एस्टैब्लिश करेंगे, बल्कि एक इक्वल राइट और इक्वल जस्टिस भी समझेंगे अपने नेशन के हिसाब से। अब दोनों बेटा कैसे हैं, ठीक है, और दोनों में भूटान की तो अपनी खुद की आर्मी तक नहीं है, उनको हिमालय पे पूरा भरोसा है कि हिमालय हमारी रक्षा कर लेगा, वो देखना इंडिया का काम है कि रक्षा हुई या नहीं हुई। तो रिलेशन इस तरीके के हैं। उस रिलेशन का बेस क्या है, 1949 में जो हम लोगों ने फ्रेंडशिप और कॉमर्स को लेके जो हम लोगों ने ट्रिटी साइन की थी, ठीक है, 2007 में इसी ट्रिटी के ऊपर में रीनेगोशिएट किया जाता है, और कुछ एक प्रोविजंस आपके इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जो कि भूटान की सॉवेरेनिटी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डेंस में हो। अब जैसे नए नए बेटा बीच में आपके रूलर्स आने लगे भूटान में, और बीच में कभी झुकाव किसी और तरफ, कभी झुकाव किसी और तरफ, तो इंडिया एक बार बैठता है 2007 में और रीनेगोशिएट कर लेता है सारी चीजों के। अब आप बता दो आपको क्या चाहिए, वो सभी चीजें हम आपकी प्रोवाइड करा देंगे। इसके अंदर में भूटान के अंदर में जितने भी आपके बेटा हाइड्रो पावर स्टेशंस लगे हुए हैं, उसका बेटा 40% इंडिया के द्वारा फंडेड है, ठीक है। हाइड्रो पावर के मामले में भूटान एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे नदियों का प्रभाव बहुत अच्छा है, तो वहां के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हाइड्रो पावर स्टेशंस को, हाइड्रो पावर टर्मिनल्स को वहां पे स्टैब्लिश करना इंडिया के लिए भी एक बेनिफिशियरी सिचुएशन हो सकती है, हो रही है, और आगे भी होती रहेगी अगर रिलेशंस अगर इसी तरीके से स्टैब्लिश रहते हैं। अभी इसमें ये क्या किया गया था कि इन्होंने कहा था कि हम लोग एक दूसरे को कॉपरेशन पहुंचाएंगे, और जो नेशनल इश्यूज होते हैं उसमें कॉपरेशन इन लोगों ने बेटा पहुंचाया भी है। चाइना वाला जब मुद्दा हुआ था तो भूटान ने कुछ एक सोल्जर्स को उधर से एंटर होके दबाव डालने की परमिशन दी थी, हालांकि चाइना इस बात से खासा नाराज हुआ था। तो इस तरीके के रिलेशंस हैं इंडिया और भूटान के बीच में। अब कल को क्या हो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज के लिए 7 पॉइंटर की अगर हम लोग बेटा ट्रिटी की बात करें जो अभी रिसेंटली 2 नवंबर में आपकी साइन हुई थी, 5 तो आपके एग्जिट और एंट्री नोशंस हुए थे, एक में आपका बेटा कमर्शियल डेवलपमेंट की आपके बात हुई थी, और एक आपका जो सबसे पहला वाला जो पॉइंटर था उसके अंदर में यह बात हुई थी कि हम सारे कम्युनिटीज के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे। तो ये थे पॉइंटर्स, ठीक है। आपको एक मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है। याद रखिएगा भूटान हाइड्रो पावर में इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। इंडिया की जो एनर्जी क्राइसिस है उसका जवाब खुद भूटान है। इवन अगर मैं आउट ऑफ बॉक्स अगर मैं जाके बात करूं तो भूटान के बहुत सारे 7 to 8% जो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आके अपनी एजुकेशन लेते हैं। ये आलम है फ्रेंडशिप का कि बहुत ज्यादा फर्क आप नहीं महसूस कर पाओगे जब आप लोग उनसे बात करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर बेटा मुझे फॉलो करना है तो आप लोग बेटा वाईफाई डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और आपका जो 12 महीने का जो कोर्स है वो आपको 807 रुपए प्रति माह, 24 महीने का बेटा 587 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलता है। यही आपको बेटा 12 महीने का 726 रुपीज पर मंथ, 24 मंथ का बेटा 528 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा अगर आप मेरा कोड ANP सर नीचे लगा देते हैं, जो कि काफी अच्छा डिस्काउंट है। आप लोग जब इसे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि हर महीने मिल रहा है ना डिस्काउंट, तो जितना आप ऑफलाइन में जाके आप लोग मांगते हो उतना तो ऐसे मिल रहा है, ठीक है। चलो, आप लोगों का ये वाला लेक्चर देखने के लिए पहली बात है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों ने ये वाला लेक्चर देखा।
और आगे भी आपने, जैसे कल नॉर्थ कोरिया का फूड क्राइसिस को आप लोगों ने काफी प्यार दिया था, आगे भी आप लोग देते रहें। और जल्द ही मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वो अनाउंसमेंट का कल आप लोग इंतजार करिएगा, कल होगी वाली अनाउंसमेंट। तब तक के लिए नमस्कार।